दोस्तों तुम यार शुरू तो करो, खत्म हम करेंगे। जी हाँ, तुम शुरू तो करो, खत्म हम करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की दूरियों को कम हम साथ मिलकर करेंगे। इस शानदार सेशन में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की दूरियों को कम करने के लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के डर को भगाने के लिए, आपके अंदर से निकालने के लिए मैं आया हूं एक बार फिर से आप सभी के बीच में। इस शानदार सेशन में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को यार स्टार्ट कर रहे होंगे। उम्मीद है आपने काफी इंतजार किया होगा अगला लेक्चर कब आएगा। तो जैसे ही मुझे यार डेट शीट का आइडिया हुआ कि 26 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, अब देखना धमाधम झमाझम एक के बाद एक लेक्चर आपको यार मिलते जाएंगे और हमारे सिलेबस को हम एक्सेलरेट कर रहे होंगे। आप भी यार अपना पूरा फोकस, पूरी कंसंट्रेशन के साथ लौट आइए और पढ़ाई में यार ध्यान लगा लीजिए। ये हम अंतिम पड़ाव पर हैं। अगर अब हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, पूरा साहस अगर हमने जुटा लिया, तो यार हमारे इन बढ़ते हुए कदमों को कोई नहीं रोक पाएगा। नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन अपने आप दूर भाग जाएगी। आप हार्डवर्क करेंगे तो कुछ भी गलत चीज आपके साथ नहीं होगी, गलत बात आपके साथ नहीं होगी। ठीक है, सब कुछ अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा आपके साथ होगा। तो चलिए फिर इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी खूब यार जोर लगा देंगे, दमखम लगा देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कवर करने में, और आप मेरा पूरा साथ दे रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नीट जे एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। और ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्लॉक फैमिली का 12th क्लास में पहला चैप्टर है। पी ब्लॉक हमने कवर नहीं किया है। 12th क्लास में ब्लॉक फैमिली से हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं। पैरेलली मैंने 11th क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट किया है। अगर आप ब्लॉक फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसी फ्लो में मैं यार ब्लॉक फैमिली को कंप्लीट करवा दूंगा और आपकी इनऑर्गेनिक बिल्कुल शानदार हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। आप अगर केमिस्ट्री में पूरा कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहते हैं तो पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ऐसे चैप्टर्स को एक गुच्छे में यार कर डालो। कॉन्फिडेंस आपका लौट जाएगा, है ना, फुल कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। तो टेंशन मत लो, इतने सारे चैप्टर्स हैं कॉन्फिडेंस पाने के लिए। अगर आप चाहते कम टाइम में 10 से 12 दिन के अंदर ही आप मचाना चाहते हैं, अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को पाना चाहते हैं, तो यार ये वाले चैप्टर्स को आप कर लो। अगर आप सीरियस जेईई और नीट एस्पिरेंट हैं, अगर आप बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं यार जल्दी से खोए हुए कॉन्फिडेंस को हम पालें, कौन से चैप्टर को उठाएं, तो मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा सरफेस केमिस्ट्री को उठा लें। बिल्कुल बिंदास चैप्टर है, मजा आएगा आपको। उसके बाद आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कवर कर लें। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खो जाएं। ज्यादा सिलेबस है ही नहीं। और लास्ट में फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को आप कवर कर लीजिएगा, या फिर पैरेलली आप फिजिकल केमिस्ट्री के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं सरफेस के अलावा, जैसे कि हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, टर्म 2 में इन चैप्टर्स को आप फिनिश कर लो, नो टेंशन। काफी सारे स्टूडेंट्स यार बोल रहे हैं सर केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर्स भी प्रोवाइड कीजिए। वैसे तो YouTube पर मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर यार दिए हैं स्टूडेंट्स को, है ना, पूरा डिटेल में पढ़ाया है। बट फिर भी मैंने वादा किया था कि इस चैनल पर आपको केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर मिल रहे होंगे। तो डी ब्लॉक के साथ साथ मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर देना भी स्टार्ट कर दूंगा। मतलब डी ब्लॉक कंप्लीट होगा तो साथ में केमिकल काइनेटिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा 11th क्लास में चल रहा है, उसके पैरेलली मैं आपको यार थर्मो के लेक्चर्स देना स्टार्ट कर दूंगा। अच्छी बात यह है, थर्मो में 10 रिकॉर्डिंग्स मैं कर चुका हूं। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, काफी ज्यादा रिकॉर्डिंग हो गई है और केवल पहला दूसरा लेक्चर मेरे पास नहीं है। किसी कारणवश रिकॉर्डिंग जो थी यार खराब हो गई, तो पहला दूसरा लेक्चर मैं रीशूट कर दूंगा और आगे वाले सारे लेक्चर्स मेरे पास हैं। तो मतलब झमाझम तरीके से एक के बाद एक रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो पैरेलली हम लोग 12th के साथ साथ 11th के काम को भी एक्सेलरेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई में मन लगाएं और हेडिंग लगा दें यार डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिस पल जिस घड़ी का था आपको इंतजार, ये पल, ये घड़ी, ये लम्हा आपके सामने है। किन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं? द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम वक्त में की गई पढ़ाई यार काम आती है। तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर डिसाइड कर रहा होगा। ऐसे ही
अंतिम वक्त पर की गई पढ़ाई ही डिसाइड कर रही होगी आपका यार फ्यूचर कैसा होगा। यहां ये अंतिम इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहा होगा कि ब्लॉक कौन सा है। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू डी सबशेल और डी ऑर्बिटल आर कोल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जिनमें यार अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल या डी सबशेल में जा रहा होगा, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल देंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स को यार सबशेल और ऑर्बिटल में ही कंफ्यूजन है। अरे टेंशन मत लो, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे होंगे। ये जो बड़ा डिब्बा है ये सबशेल है, और इसमें जो पार्टीशन हमने किया, जो छोटे छोटे डिब्बे बनाए, ये क्या है? ये ऑर्बिटल है। तो ये डी सबशेल है, ये क्या है? ये डी सबशेल है। और इसके कोरस्पोंडिंग हमें देखिए छोटे छोटे डिब्बे मिल रहे हैं। ये क्या है? एक छोटा डिब्बा, ये डी ऑर्बिटल है। क्या है? डी ऑर्बिटल है। एक छोटे डिब्बे में यार मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस पूरी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे? 10 आ पाएंगे। एक में 2, तो 5 डिब्बों में 5 ऑर्बिटल में कितना आएंगे? 10 आएंगे। यानी हम डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल कर रहे होंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख रहे होंगे, तो D1 से D10 कॉन्फ़िगरेशन तक बात कर रहे होंगे। यहां से हमें आइडिया होगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यार डी सबशेल में जा रहा है। जब हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को सबशेल में यार डाल रहे होंगे, सबशेल को इलेक्ट्रॉन से फिल कर रहे होंगे, इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन मिल रही होगी। यहां से हमें आइडिया होगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में गया है। हाँ, इन प्यारे प्यारे एलिमेंट्स में यार अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में ही मिलता है। तो देख लो यार, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें यार अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा होगा। ये मायावी एलिमेंट्स आपके सामने हैं। यहां देखिए, यहां 3D सबशेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें यार 3D सबशेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा, इनको 3D सीरीज के एलिमेंट्स बोलेंगे। जिन एलिमेंट्स के केस में 4D सबशेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ऐसे एलिमेंट्स की सीरीज को 4D सीरीज हम बोलेंगे। यहां देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D सबशेल में 5D सबशेल में एंटर हो रहा होगा, तो इनको हम 5D सीरीज के एलिमेंट्स बोलेंगे। और ये देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में एंटर हो रहा होगा, तो ये एलिमेंट्स होंगे एलिमेंट्स ऑफ 6D सीरीज। कहानी क्लियर है? तो कौन सा D इस्तेमाल में आएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर होगा, तो इस सीरीज क्या होगी? 3D सीरीज होगी। कहानी क्लियर है? अरे इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कैसे जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके लिए हमें यार डिटेल में बात करनी होगी। थोड़ा सा आपको मुझे वक्त देना होगा, डिटेल में बात कर लेंगे। क्लियर है? इसके साथ साथ ये देख लो यार, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट्स की हम बात 3D सीरीज में कर रहे होंगे। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स की बात हम 3D सीरीज में कर रहे होंगे। एटॉमिक नंबर 39 से लेकर, ध्यान से देखिए, प्यारी प्यारी आंखों से ध्यान से देखिए, एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48 तक के एलिमेंट्स की बात हम यार 4D सीरीज में कर रहे होंगे। 39 टू 48। यहां देखिए, 5D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स? एटॉमिक नंबर 57 से लेकर एटॉमिक नंबर 80। ये एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स ऑफ 5D सीरीज। 57 से लेकर 80 तक के एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं, ये 5D सीरीज में। एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 112, इन एलिमेंट्स को यार एलिमेंट्स ऑफ 6D सीरीज बोला गया है। 89 से 112, 89 टू 112। अब ध्यान से देखिए, हम यार इन एलिमेंट्स की डिटेल में बात नहीं कर रहे होंगे। ये बड़े शरारती एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इनकी जो केमिस्ट्री ये अलग है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इस केमिस्ट्री से, इन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री से, ये वाली जो केमिस्ट्री है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री है, ये बड़ी मायावी है, बड़ी विचित्र है। इस केमिस्ट्री के बारे में हम यहां पर डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे। यानी हम यार 3D, 4D, 5D सीरीज के एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे। ये पॉइंट क्लियर है? अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो एक और बात सुन लीजिए, 3D, 4D, 5D सीरीज में भी मेनली हमें यार इन एलिमेंट्स की बात करनी है। डिटेल में जो बात करनी है ना,
जो बात हमें डिटेल में करनी है, ये हमें 3D सीरीज के एलिमेंट्स की बात करनी है। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे इन एलिमेंट्स के बारे में यार काफी डिटेल में डिस्कशन किया गया है। तो जो हमारे सिलेबस में है वही हम जानेंगे, फालतू का ज्ञान मैं यहां पर आपके सामने प्रकट नहीं कर रहा हूंगा। जितना सिलेबस में है, जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उतना ही मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो देखिए, फिर इंतजार नहीं करना है, इन एलिमेंट्स के बारे में यार खूब सारी बातें वन बाय वन हमें जाननी है। पहली बात आप ये जान लो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में, ये देखिए ग्रुप नंबर 3 है, ये ग्रुप नंबर 3 है और ये ग्रुप नंबर 12 है, ये ग्रुप नंबर 12 है। एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है, इन सक्सेसिव एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है, देखिए ग्रुप 3 के केस में कितना मिलता है, 18 का डिफरेंस मिल रहा है। 39 माइनस 21, 18 का डिफरेंस मिल रहा है। 57 माइनस 39, अगेन 18 का डिफरेंस मिल रहा है। यहां देखिए 89 माइनस 57, 32 का डिफरेंस मिल रहा है। ये देखिए एक पर्टिकुलर ग्रुप में सक्सेसिव एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मैजिक नंबर। यहां से हमें मैजिक नंबर्स ऑफ ग्रुप 3 मिलते हैं, मैजिक नंबर ऑफ ग्रुप 3 मिलते हैं। मैजिक नंबर्स ऑफ ग्रुप 3 देखिए कौन से हैं, ग्रुप 3 के मैजिक नंबर्स देखिए। क्या ग्रुप 3 के मैजिक नंबर्स बाकी ग्रुप्स के मैजिक नंबर से अलग हैं? हाँ अलग हैं। क्यों अलग हैं, करेंगे इसकी बात। आपने शायद ध्यान दिया होगा जब हमने एटॉमिक नंबर के रेंज की बात की, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज के एलिमेंट्स के लिए, तो वहां से 14 एलिमेंट्स गायब मिलते हैं। अरे हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। यहां देखिए यहां से 14 एलिमेंट्स गायब है, यहां से भी 14 एलिमेंट्स गायब है। मतलब एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स यहां नहीं है। यहां देखिए एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट्स नहीं है। यहां पर 104 से ही आगे एलिमेंट्स देखिए, 104 और 104 से आगे देखिए आपको एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट्स मिल रहे हैं। और यहां देखिए 72 और 72 से आगे देखिए एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो 58 से 71 और 90 से 103 इतने एटॉमिक नंबर के साथ जो एलिमेंट्स है कहां चले गए? यार एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जब आप आहुबाहु प्रिंसिपल से कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे और यार n+l रूल का इस्तेमाल कर रहे होंगे, एनर्जी वाइज आप यार सब सेल्स को फिल कर रहे होंगे, सबसे पहले कम एनर्जी की सब सेल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उसके बाद एनर्जी इंक्रीज करते जाएगी और आप यार इलेक्ट्रॉन्स को सब सेल्स में डालते जाएंगे और आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो वहां से आपको अंदाजा होगा किन एलिमेंट्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स यार लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में एंटर होता है, यानी ये एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो इनको यार डी ब्लॉक में नहीं रखना है। इनको यार सेपरेटली 2 पट्टों में, 2 लाइंस में, 2 रोज में नीचे इंडिकेट किया जाता है मायावी टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। याद होगा आपको, एक सीरीज को लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं और दूसरी सीरीज को एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। इनके बारे में हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर यार डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। एटॉमिक नंबर 58 से 71 और 90 से 103 के एलिमेंट्स का, ठीक है ना। इन एटॉमिक नंबर के साथ जो एलिमेंट्स हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 रोज में यार 14 एलिमेंट्स को रखा गया है, इनसे सेपरेटली अरेंज किया गया है। ये मुद्दा क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए ये बात समझ ली है, यहां से यार कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है और ये एफ ब्लॉक में लाई करते हैं, इसलिए यहां पर इन एलिमेंट्स को नहीं रखा गया है। अब हम बात कर रहे थे मैजिक नंबर ऑफ ग्रुप 3 की। ग्रुप 3 के मैजिक नंबर्स कौन कौन से होंगे? सक्सेसिव एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस मिल रहा है ये 18 एंड 32 मिल रहा है। ये होंगे ग्रुप 3 के मैजिक नंबर्स। अब ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स के मैजिक नंबर्स की हम बात करेंगे। मैजिक नंबर्स ऑफ ग्रुप 4 टू ग्रुप 12 क्या अलग होंगे? हाँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहां देखिए
प्रेजेंट नहीं होंगे, नीचे प्रेजेंट होंगे, तो एटॉमिक नंबर में लेफ्ट टू राइट जाने पर एक गैप मिलता है। 14 यूनिट्स का यहां और 14 यूनिट्स का गैप यहां मिलता है, यानी यहां से 14 एलिमेंट मिसिंग। इस वजह से यार देखना, जब एफ की इन्वॉल्वमेंट हुई वहां देखिए मैजिक नंबर अलग मिलते हैं। यहां देखिए ये तो सेम है 18, सक्सेसिव एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है यहां तो सेम है 18, लेकिन यहां देखिए पहले 18 था, यहां देखिए एफ की इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहां देखिए डिफरेंस मिलता है 32 और यहां देखिए 32। जी हां, इसी प्रकार से हमें डाउन द ग्रुप मूव करने पर ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक जाने पर जो मैजिक नंबर्स मिलते हैं ये अलग मिलते हैं। हमें यार दो सक्सेसिव एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है ये अलग मिलता है। 18 18 32 नहीं मिलेगा, 18 32 एंड 32 मिलेगा। कहानी क्लियर है? इससे हमें क्या अंदाजा होगा? इससे हमें अंदाजा होगा, अगर हमें यार इस प्रकार से कोई एलिमेंट पता है, ठीक है, कोई एलिमेंट बी है मान लेते हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, जिसका एटॉमिक नंबर x है, इससे नीचे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। मान लेते हैं ये 3D सीरीज से बिलोंग कर रहा है, तो 4D सीरीज का जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। मुझे लगता है ये होगा x प्लस 18, x प्लस कितना होगा 18 होगा। और इससे नीचे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। 5D सीरीज का जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर यार 32 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इससे नीचे जो होगा उसका एटॉमिक नंबर और 32 यूनिट से यार इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता हुआ मिल रहा होगा। तो मैजिक नंबर को इस प्रकार से शानदार अंदाज में यार हम यूज में लेकर आएंगे। तो अगर यहां कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर पता है, तो इससे ऊपर जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर यार 32 यूनिट से कम होगा, और नीचे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर 32 यूनिट से क्या होगा, ज्यादा होगा। उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पर आसानी के साथ कमेंट किया जा सकता है। यानी अगर आपको 3D सीरीज के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद हो गए हैं 21 से लेकर 30 तक, जो कि आसानी से याद भी हो जाएंगे याद, तो आसानी के साथ इनसे नीचे प्लेस्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आप लिख पाएंगे। किसकी मदद से? मैजिक नंबर की मदद से। अब काफी सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर हमें तो ये एलिमेंट्स के सिंबल भी नहीं पता है, आप कह रहे हो एटॉमिक नंबर याद हो गए। काफी सारे स्टूडेंट्स को यार एलिमेंट्स के सिंबल याद होंगे, एटॉमिक नंबर भी याद होंगे। जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं लेकर आया हूं ये शानदार निमोनिक्स। देख लो 3D सीरीज के लिए निमोनिक्स और लर्निंग ट्रिक्स क्या है। वैसे तो काफी सारी हैं, लेकिन मुझे यार ये वाली ज्यादा पसंद है, ठीक है ना। और 4D सीरीज के एलिमेंट्स के लिए लर्निंग ट्रिक मुझे ये वाली पसंद है, और 5D सीरीज के एलिमेंट्स के लिए ये वाली लर्निंग ट्रिक और निमोनिक्स आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर 3D सीरीज से हम बात करते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी निकुंज से। पहली बात तो साइंस टीचर मैं भी नहीं हूं, हाँ मैं नहीं हूं साइंस टीचर, ये कोई और है और निकुंज एक बच्चा है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, SCTI, वेरी वी क्रूअल, CR, मांगे MN, फेयर कॉपी FECO, निकुंज से। यहां देखिए 3 एलिमेंट्स मिल रहे होंगे, नी कु जे ZN, ठीक है। तो इन 3 एलिमेंट से क्या बनता है, निकुंज बनता है या बोल सकते हो निकुंज से हम इन 3 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यहां एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक की बात होगी, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आई होप इन सभी एलिमेंट्स के सिंबल्स को विद एटॉमिक नंबर आपने कर लिया होगा याद। अब देखिए ये दोस्ती यारी से रिलेटेड है ना। आपका भी कोई दोस्त होगा, मेरे भी काफी सारे दोस्त हैं, तो क्या बोलते हैं हम आपस में, यारी जरा निभाएंगे, मौत तक रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जाएंगे। कुछ भी हो जाए, कैसा भी मंजर हो, है ना, कैसे भी हालात हों, हम यार दोस्ती यारी के लिए कुर्बानी देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
हक है, हमारा हक है हमारे दोस्त पर, वो भी हमारे लिए कुर्बानी देगा और उसका भी हमारे ऊपर हक है, हम भी उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो कुर्बानी देंगे। तो यारी जरा निभाएंगे, मौत तक रुकावट राह पड़ी तो आग में कूद जाएंगे। यारी जरा जेडार निभाएंगे, निभाएंगे मौत तक टीसी, रुकावट राह पड़ी, रुकावट राह पड़ी तो आग में कूद जाएंगे, आग में कूद जाएंगे। देखिए 4D सीरीज के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कहां से कहां मिलते हैं, 39 से लेकर 48 तक मिलते हैं। एक एक यूनिट से एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करना है। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 इस प्रकार से मिलते हैं। कहानी क्लियर है? अब देखिए 5D सीरीज के एलिमेंट्स को याद करने के लिए कौन सी लर्निंग ट्रिक हमें देखनी होगी। ये हफ्ता वसूली से रिलेटेड है। आजकल भी काफी सारी जगह यार जहां प्रशासन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वहां आज भी हफ्ता वसूली चलती है। यहां देखिए गोली वोली की बात तो नहीं की गई लेकिन पिटाई की बात तो की है। क्या बोला जाता है, जिसका बिजनेस अच्छा चलता है उसको बोलते हैं इतने लाख रुपए डलवा देना अकाउंट में, नहीं तो उड़ा देंगे। यहां देखिए ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे हफ्ता, हफ्ता वरना रे, वरना रे उस आयरन रोड से, आईआर रोड से पिटाई और होगी, एयू होगी एचजी। ठीक है, यहां देखिए 14 एटॉमिक नंबर का गैप भी मिल रहा होगा, 14 एलिमेंट्स यार गायब भी होंगे। एलए का एटॉमिक नंबर 57 है और उसके बाद एचएफ का एटॉमिक नंबर 58 नहीं है, 72 है। ठीक है ना, फिर एक एक यूनिट से यार एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब 57 से हमें 80 तक जाना है। यहां देखिए इसका एटॉमिक नंबर 57 है और एचएफ का एटॉमिक नंबर देखिए 72 है, 72 है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 72। फिर एक एक यूनिट से हमें आगे चलना है, कहां तक जाना है, 76, 77, 78, 79, 80 तक जाना है। क्या आपने इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को विद एटॉमिक नंबर देख लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है? और यार इनको तो याद ही करना होगा। सिंबल्स तो इनके भी याद करने होंगे लेकिन मैजिक नंबर्स की मदद से यार आप नीचे वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो बता ही देंगे, तो इनके एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। गलती से याद हो जाए, जैसे मुझे याद होगी गलती से, तो वैसे अगर आपको गलती से याद हो जाए तो भूलने के लिए कोई दवाई नहीं लेनी है। ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे हम यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमें करनी होगी बात। देखिए इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे होंगे वैलेंस शेल के लिए, और यार पेनल्टी वेट सेल में जो डी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे होंगे। यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी n-1d 1 से 10 ns 0 to 2। हाँ, एस में यार 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, मतलब ये कहना चाह रहा हूं। और ऐसा कोई डी ब्लॉक एलिमेंट होगा जिसकी एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, n-1d में होंगे। लेकिन करेंगे इसकी बात, ऐसे एक्सेप्शनल केस की बात कर रहे होंगे। फिलहाल ये देख लो ये n क्या है, ये n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर आउटर मोस्ट शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर आउटर और वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। ठीक है, और ये n-1 क्या है, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर फॉर पेनल्टीमेट सेल। किसके लिए ये, पेनल्टीमेट सेल के लिए है ये। कहानी क्लियर है? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये मिलती है, और इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी
कंसिडर करने हैं। देयर इज वेरी लिटल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns सब सेल्स। जी हाँ, इनकी एनर्जी डिफरेंस की बात की जाए तो एनर्जी डिफरेंस काफी कम मिलता है। इसके अलावा हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सब सेल्स आर मोर स्टेबल देन एनी इनकम्प्लीटली फिल्ड सब सेल। किसी इनकम्प्लीटली फिल्ड सब सेल से हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी रहती है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रहती है, जिसके बारे में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक है, तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। इस वजह से एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से और यार इनकी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलने की वजह से, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काफी जगह डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम एक्सेप्शंस मिल रहे होंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल मिल रहे होंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स यार गौर फरमाते नहीं हैं और काफी बार एग्जाम में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आया है। आखिरकार ये एक्सेप्शंस हम याद कैसे रखेंगे? चलिए, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उन कॉन्फ़िगरेशन की, इसलिए वैसी कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, लेकिन उनको याद कैसे रखेंगे? तो देख लो, ऐसे याद कर रहे होंगे। एनसीसी में तुम आओगे तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, एनसीसी में तुम आओगे तो रिजल्ट आएगा। ध्यान से देखिए, यहां से हमें मिलता है एनबी। क्या मिलता है? एनबी मिलता है। यहां से क्या मिलता है? सीआर मिलता है। यहां से क्या मिलता है? सीयू मिलता है। में से क्या मिलेगा? मोलिब्डेनम मिलेगा। तुमसे क्या मिलेगा? इससे टीसी मिलेगा। ठीक है, एनसीसी में तुम आओगे तो रिजल्ट पाओगे। ठीक है, रिजल्ट पाओगे। तो यहां देखिए, आओगे से क्या मिलेगा? दो बार ए है तो एक से मिलेगा एजी, एक से मिलेगा क्या? एयू। और दो बार आर है, एक से मिलेगा आर यू, एक से क्या मिलता है? आर एच मिलता है। पाओगे। पीबी है, इससे क्या मिलता है? प्लेटिनम मिलता है। ठीक है, याद रखोगे। एनसीसी में तुम आओगे तो रिजल्ट पाओगे। एनसीसी में तुम आओगे तो रिजल्ट पाओगे। ठीक है, मस्त है, बिल्कुल याद हो गया। इसके साथ साथ पैलेडियम का होता है जबरदस्त केस। ये जबरदस्त है, ठीक है ना? ये जबरदस्त केस है। स्टार लगा लो, ये अलग ही है, ये निराला है। ये जबरदस्त है, ये निराला है। यार, इतना मजाक बनाने के बाद इसका अब तो नहीं भूलोगे या भी भूल जाओगे। इसमें क्या अलग बात है ना? ये बड़ा संगीन केस है ना? क्या अलग बात है, करेंगे इसकी बात। फिलहाल आप ये देख लो, एक्सेप्शन हमें यार 3D सीरीज में कहां मिलता है? 3D सीरीज क्या है? लिख लो। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकुंज से। मांगे फेयर कॉपी निकुंज से। ठीक है, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर हमें जाना एटॉमिक नंबर 30 तक। बताओ, यह बात क्लियर है कि नहीं है? यह सीरीज कौन सी है? 3D सीरीज है, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन टी सबसेल में जा रहा होगा। तो ध्यान से सुनिए, इनके पास वाली नोबल गैस कौन सी है? एटॉमिक नंबर 21 के पास कौन सी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर मिलता है? आर्गन का मिलता है। कितना मिलता है आर्गन का? 18 मिलता है, पता है ना आपको? तो यहां देखिए,
यहां तक तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसी होगी। इसके बाद 3D के बाद क्या होगा 4s। लेकिन आओ बाओ प्रिंसिपल की बात की जाए तो 4s को पहले फिल कर रहे होंगे, पता है ना आपको ये बात, 4s को पहले फिल कर रहे होंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो इसके हुए, 18 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके हुए, ठीक है। तो 2 इसमें आ जाएंगे, 1 इसमें आ जाएगा, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अरे वाह, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ये ग्रुप नंबर 3 है, ये ग्रुप नंबर 4 है, ये ग्रुप नंबर 5 है, ये ग्रुप नंबर 6 है, ये ग्रुप नंबर 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन तक तो कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन 3D1 से कितनी हो जाएगी? 3D2 हो जाएगी। ये एज इट इज, ठीक है। आगे देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन तक तो कहानी सेम है, डी में ही 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा। तो 3D2 से देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां एंटर हुआ, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3D3 4s2, ठीक है। और क्रोमियम का होता है स्पेशल केस। जी हां, एनसीसी में आओगे रिजल्ट पाओगे तो वहां देखिए क्रोमियम मिलता है, वहां कॉपर भी मिलता है, ये है स्पेशल केस। तो इसको तो यार स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। चलिए हाँ, यहां देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। वैसे क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या लगती है आपको? अगर ये आर्गन 3D3 4s2 है तो एक बार तो यार यही मन करता है कि आर्गन, अगर एक्सेप्शन को ना माने तो हमारा मन क्या करता है, अनजान बनकर लिखेंगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे? 3D4 4s2, लेकिन पाप हो जाएगा। ऐसा किया तो पाप लगेगा, ऐसा किया तो पाप लगेगा। जी हां, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो खूबसूरत डी ऐसी मिल रही होगी। डी में 5 इलेक्ट्रॉन अगर हो तो खूबसूरत डी हमें ऐसी मिल रही होगी। 5 इलेक्ट्रॉन हो डी में तो डी सबशेल हमें देखिए यार ऐसी मिल रही होगी। 1 2 3 4 5, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। खूबसूरत डी हमें यार ऐसे मिल रही होगी, हाफ फील्ड डी हमें इस प्रकार से मिल रही होगी। इसमें देखिए ज्यादा यूनिफॉर्मिटी है, ये होमोजेनियस है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी, हाफ फील्ड सबसेल की स्टेबिलिटी यार ज्यादा मिलती है। तो क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं होगा, ये एक एक्सेप्शनल केस है, मतलब एस का 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन 4 से कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। जी हां, ऐसा ही कुछ होगा। तो यार आर्गन 3D5 एक्सेप्शनल केस है तो एस में रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना ये बात, एक्सेप्शनल केस है तो एस में रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां तो कोई एक्सेप्शन नहीं है मैंगनीज के केस में, तो आर्गन 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे यार। अब एस में 1 नहीं रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो एस में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहां देखिए 1 इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज करना होगा, क्या इंक्रीज होगा? एस का तो 1 डिब्बा है, इसमें तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां इंक्रीज होंगे? अरे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होगा? डी में ही एंटर होगा। तो यहां देखिए आर्गन 3D6 4s2, फिर देखिए आर्गन 3D7 4s2, फिर देखिए आर्गन 3D8 4s2, ऐसा होगा। अब ध्यान से देख लो, अब क्या? अब केस आ गया है कॉपर का, दूसरा एक्सेप्शनल केस है कॉपर का। एक बार के लिए आपका मन कर रहा होगा ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, ऐसी आर्गन डी में पहले 8 थे, अब 9 हो जाएं, 3D9 4s2। ऐसा किया तो पाप लगेगा, ऐसा किया तो पाप लगेगा। तो क्या होगा फिर? यहां 2 नहीं आएगा, यहां 1 आएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाए तो यहां 9 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? यहां पर 10 आ जाएगा। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रही होगी ये मिल रही होगी, आर्गन
3d10 4s1, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से डी सबशेल फुली फिल्ड मिल रही होगी, और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ये फुली फिल्ड मिल रही होगी, डी सबशेल ऐसी मिल रही होगी। 5 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए खूबसूरत तरीके से फुली फिल्ड डी सबशेल आपके सामने है, ऐसी मिल रही होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। एक्सेप्शनल केस है, एनसीसी में आओगे तो रिजल्ट पाओगे। ठीक है ना यार, वहां हमने देख लिया कॉपर क्रोमियम का है एक्सेप्शन। अब यहां देखिए जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल रही होगी, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन देखिए आर्गन तक तो सेम होगी। फिर 3D में होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 10 होंगे, और 1 यूनिट से यार देखिए इलेक्ट्रॉन यह इंक्रीज होगा। पहले 4s में 1 था, अब देखना 4s में 2 होंगे। यहां किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन हो नहीं सकता है। तो पहले 4s में देखना, कॉपर के केस में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां देखिए जिंक के केस में 2 होंगे। 4s भी कंप्लीटली फिल्ड होगा और 3D भी कंप्लीटली फिल्ड होगा। इस प्रकार से शानदार अंदाज में हमें यार 3D सीरीज के एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। अरे वाह। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात कर रहे होंगे 4D सीरीज के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिस्कशन यहां पर हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यार 4D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यारी जरा निभाएंगे, मौत तक रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जाएंगे, ये एलिमेंट्स है। तो लिखिए फिर, यारी जरा निभाएंगे, यारी जरा निभाएंगे, मौत तक रुकावट, मौत तक रुकावट राह पड़े, राह पड़े तो यार आग में कूद जाएंगे। मौत तक रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जाएंगे। इन एलिमेंट्स की बात करनी है हमें। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमें लिखना है, देखना है। पहले तो ये देख लो, जो यटीरियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है। याद है आपको 39 से आगे जाना, हमें 39 से 48 तक जाना है, याद होगा आपको। 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। ठीक है, आर्गन के बाद क्या मिलता है, आर्गन के बाद हमें क्रिप्टोन मिलता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, मतलब इसके नजदीक जो एटॉमिक नंबर होगा जिस भी नोबल गैस का होगा वह नोबल गैस क्रिप्टोन है। ठीक है, तो पहले तो ये देख लो कि एक्सेप्शन कहां कहां मिल रहा होगा। एमओ के केस में मिल रहा होगा, एनबी के केस में मिल रहा होगा, टीसी के केस में मिल रहा होगा। तो एनबी के केस में मिल रहा है एक्सेप्शन, ठीक है, एमओ के केस में मिल रहा है, टीसी के केस में मिल रहा है, आरयू के केस में भी एक्सेप्शन होगा, आरएच के केस में भी होगा, और पीडी के केस में तो डबल एक्सेप्शन होगा, खतरनाक एक्सेप्शन होगा। ये निराला केस है, निराला कैसे करेंगे इसकी बात। और सिल्वर के केस में भी यार एक्सेप्शन मिल रहा होगा। मतलब 4D सीरीज के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम एक्सेप्शंस की भरमार होगी, बहुत सारे एक्सेप्शंस मिल रहे होंगे। तो घबराना नहीं है, अपना ये रामबाण इलाज है। ये लाइन अगर आपको याद है, ठीक है ना, ये रामबाण इलाज है। याद कर लो इसको, ठीक है ना। इससे इस टाइप की क्वेश्चन यार आपके हो पाएंगे, नहीं तो बड़ी कंफ्यूजन रहेगी, किसमें एक्सेप्शन आएगा किसमें नहीं आएगा, क्या पता उस दिन आप भूल जाएं। ठीक है, ना भूलें इसके लिए मैंने आपको याद करवा ही दिया है। एनसीसी में आओगे तो रिजल्ट पाओगे। तो देखिए, इसके नजदीक जो नोबल गैस जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, दैट इज क्रिप्टोन। यहां तक क्रिप्टोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, और इसके बाद 4D 5s ये मिल रहे होंगे। 36 इलेक्ट्रॉन तो हमने यार यहां देखिए अरेंज कर दिए, क्रिप्टोन की कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हो। रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां होंगे, 1 यहां होगा, कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, तो 2 यहां और 1 यहां मिलेगा। ऐसे ही यहां क्रिप्टोन 4D2 1 यूनिट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यार डी सबशेल में एंटर हो रहा होगा, नो टेंशन।
यहां देखिए एक्सेप्शन है, तो होना क्या चाहिए था 4d3 5s2, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि होगा क्या, यहां तक क्रिप्टोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन, और यहां देखिए 4d3 की बजाय क्या होगा 4d5 होगा और 5s1 होगा, ऐसा होगा। हाँ 5s में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तभी तो एक्सेप्शन मिल रहा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यार यहां से चला गया और एक यूनिट से वैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होना था, तो मतलब कितने हो जाएंगे 4 + 1 5 हो जाएंगे। हाँ 4d में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ऐसे ही यहां तक ये एक्सेप्शन चलता जाएगा, ये नॉर्मल एक्सेप्शन जो है यहां तक RH तक, रोडियम तक चलता जाएगा, मतलब Kr 4d6 5s1, 5s में 2 नहीं होंगे, एक्सेप्शन है तो 2 नहीं होंगे, 4d7 5s1, यहां देखना Kr 4d8 5s1, यहां देखिए 4d9 5s1, 4d9 5s1, ऐसा होगा कि एक बार देख लेते हैं। 4d1 है, 4d2 है, इसके बाद 4d3 है, यहां देखिए 4d4 होना चाहिए था मुझे लगता है। हाँ एक यूनिट से यहां देखिए इंक्रीमेंट हुआ और एक से आपने वैसे कर दिया, तो यहां 4d4 होना चाहिए था। अरे यार यहां देखिए 4d2 है, एक यूनिट से देखिए ऐसे इंक्रीज हो गया, 5s में अब 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक यूनिट से इंक्रीज हुआ तो 4d3 हो गया, और एक से हमने इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा ये 4d4 हो जाएगा। हाँ 4d5 नहीं होगा, 4d4 हो जाएगा, ये मिस्टेक नहीं करनी यहां पर, ये 4d4 हो जाएगा। ये 4d4 होगा तो यहां पर क्या आएगा 4d5 आएगा, 4d5 आएगा। यहां क्या आएगा 4d6 आएगा यहां पर, और यहां 4d7 होगा, यहां 4d7 होगा, यहां 4d8 होगा। कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें? अरे यार यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे जाने अनजाने में, कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गया तो देखिए कितना हो गया 4d3 हो गया, और यहां 5s1 मिल रहा होगा, तो एक यूनिट से एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा। देखिए एक यूनिट से तो डी में इलेक्ट्रॉन इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गया, 4d3 हो जाएगा, है ना, 4d2 से क्या हो जाएगा 4d3 हो जाएगा, और फिर एक यूनिट से एटॉमिक नंबर वैसे इंक्रीज होना ही है, तो 4d3 से कितना हो जाएगा 4d4 हो जाएगा। वैसे देख लो एक यूनिट से अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होना है, एक्सपेक्टेड क्या था ये था, लेकिन यहां से यहां इलेक्ट्रॉन खुद ही मार जाएगा, जिसकी वजह से 5s1 और 4d4 हमें मिल रहा होगा। फिर आगे 4d5 मिलेगा, आगे 4d6 मिलेगा, आगे 4d7 मिलेगा, फिर 4d8 मिलेगा, और यहां डबल एक्सेप्शन इसलिए है, एक्सेप्शन का बाप इसलिए है क्योंकि क्रिप्टोन तक की कॉन्फ़िगरेशन इसकी भी होगी, मैच कर रही होगी। लेकिन होना क्या चाहिए था 4d9 5s1, डबल एक्सेप्शन है तो इसका मतलब ये वाला भी कूद ही मार जाएगा। मतलब 5s में जनरली 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यहां एक भी नहीं मिलेगा, 5s0 एक यूनिट से तो इंक्रीज होना ही था और एक ये कूद ही मार गया, तो 4d10। याद होगा आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम हमने s में इलेक्ट्रॉन 0 से 2 इंडिकेट किए। ये 0 किसके लिए है, दिस 0 इज फॉर पैलेडियम, ये pd के लिए है। ठीक है, ये कहानी क्लियर हुई। अगर आपको ये कहानी क्लियर हुई तो सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर क्रिप्टोन 4d10 5s1, कैडमियम की लिखिए क्रिप्टोन 4d10 5s2। आई होप इस प्रकार से 4d सीरीज के एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन आपने शानदार अंदाज में लिख ली होगी। लिख ली है तो आगे चलते हैं, आगे बात कर रहे होंगे कुछ और एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जी हां, 4d सीरीज के बाद 5d सीरीज के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से हम लिख पाएंगे, इसकी करनी है बात। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी, यही है लर्निंग ट्रिक, तो यही है। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे
उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। हमें यार एटॉमिक नंबर 57 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और 58 से 71 तक के जो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स है गायब होंगे। तो यहां थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। यहां एफ बी इन्वॉल्व होगी, ये ध्यान रखना होगा। 58 से 71 के बाद जैसे एटॉमिक नंबर 72 से हम स्टार्ट कर रहे होंगे कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वहां यार एफ सबसेल भी इन्वॉल्व हो रही होगी। जी हां, दिखाई देगी आपको, एफ सबसेल इन्वॉल्व हो रही होगी, ये आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहां देखिए कहां कहां पर एक्सेप्शन देखने को मिलता है, पहले ही देख लो। देखो 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 जल्दी से। एक तो प्लेटिनम के केस में देखने को मिलता है और दूसरा गोल्ड के केस में देखने को मिलता है। प्लेटिनम के केस में, गोल्ड के केस में, ठीक है। 6s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यहां 5s नहीं होगी, क्या होगी यहां पर 6s होगी, 5 तो d होगा। इस केस में हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है, डबल एक्सेप्शन नहीं मिलता है यहां पर, ठीक है ना। 6s में 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा, ठीक है। तो आर्गन, क्रिप्टोन। अब देखिए अगली नोबल गैस कौन सी है, जिनोन है। और यहां देखिए एटॉमिक नंबर कितना है इसका एटॉमिक नंबर है 57 और जिनोन का एटॉमिक नंबर कितना है 54 है, ठीक है। इसका 57 है और इसका कितना है 72 है। 58 से 71 एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स है ये यहां से गायब होंगे। आगे देख लो 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। एक एक यूनिट से यार एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे होंगे। उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, नहीं है डाउट। तो देखिए एटॉमिक नंबर 54 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, दैट कॉन्फ़िगरेशन मैचेस विद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिनोन। एटॉमिक नंबर 54 है इसका, इसके साथ मैच कर रही होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें मिल रहा होगा यार 5d सीरीज है, 5d और 6s होगा, हाँ n-1d होता है और ns होता है। एक यूनिट से यार ये देखना इसका क्वांटम नंबर इंक्रीज्ड मिल रहा होगा। और ये मैं आपको बता दूं यहां f की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है तो यहां पर 4f 0 होगा। और आगे देखिए क्या होगा 5d4s, ठीक है। अब देखिए 54 के बाद 3 ही तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2 इसमें होंगे, 1 इसमें होगा। एक्सेप्शन तो है नहीं, 2 इसमें होंगे, 1 इसमें होगा, ठीक है। कहानी क्लियर है। लेकिन बीच में जो 14 एलिमेंट्स मिलते हैं एफ ब्लॉक की, इसकी वजह से जब एल के बाद HF या फिर HF से नीचे वाले जो एलिमेंट्स है इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होगे तो ऐसे लिखोगे आप जिनोन 4f14, हाँ 4f14। और 5d में पहले 1 था, अब कितने होंगे 2 होंगे। और यहां देखिए 6s आएगा भाई, 4s नहीं आएगा। 5d के बाद क्या आएगा 6s आएगा, 6s2। यहां भी क्या मिल रहा होगा 6s2 मिल रहा होगा। इस प्रकार से d में एक एक यूनिट से यार हम इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। यहां जाकर लोचा होगा, यहां और यहां लोचा होगा। यहां देखिए d में 2 यूनिट से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा प्लेटिनम के केस में। 1 इलेक्ट्रॉन तो 6s वाला यहां भागेगा क्योंकि एक्सेप्शन है, और 1 यार नॉर्मली d में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता ही है। तो यहां से यहां IR से PT जब आप मूव कर रहे होंगे तो d में 2 यूनिट से इलेक्ट्रॉन यार इंक्रीज हो रहे होंगे। पता चल गया क्यों, क्योंकि 1 यूनिट से तो नॉर्मली इंक्रीज होता ही है और एक ये वाला यहां भाग जाएगा। यहां देखिए एक्सेप्शन है तो 6s में 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा। इनसे नीचे वाले मेंबर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का काम आपका है, इनसे नीचे वाले मेंबर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का काम आपका है। मैं तो फाइनली मरकरी एटॉमिक नंबर 80 की कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूंगा। जिनोन एटॉमिक नंबर 54 तक हमने यार लिख ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद 4f14, 5d10, 6s2, सब कुछ मामला यार
पैक मिल रहा होगा, यहां देखना, ठीक है। डी सब सेल यार कंप्लीटली फिल्ड मिल रही होगी। चलें आगे, फिर इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर आंसर्स को कहां से वेरीफाई कर रहे होंगे। अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए, आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तरीका मेरा ही यूज करना है, देखना मात नहीं खाएंगे। चलें फिर आगे, ये क्लियर है तो आगे चलें। चलिए फिर आगे यार मैं आपको बता रहा हूंगा कि अगर आपको पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का पता करना है, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो आपको क्या रिक्वायर्ड होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन अगर आपको पता करनी है तो आपको यार ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ग्रुप नंबर पता होना चाहिए और आपको पीरियड नंबर पता होना चाहिए। ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर की इंफॉर्मेशन से मुझे लगता है आप किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन को बता पाएंगे। जैसे ग्रुप नंबर आपको पता है, पीरियड नंबर आपको पता है, यहां कौन बैठा होगा, ये होगी लोकेशन ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट बैठा होगा। अब सवाल ये उठता है पीरियड नंबर किससे पता चल रहा होगा। पीरियड नंबर यार पता चल रहा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन से, जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इससे हमें यार पीरियड नंबर का पता चल रहा होगा। या फिर हम बोल दें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। जी हां, वैलेंस शेल के लिए ही वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल, इसके लिए ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी ये मैक्सिमम होगी। जैसे कि यहां हमने क्या देखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज n इज इक्वल टू 6। इसका पीरियड नंबर क्या होगा, इसका पीरियड नंबर 6 हो जाएगा। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू है कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज पीरियड नंबर। कॉन्फ़िगरेशन देखकर हम पीरियड नंबर बता सकते हैं, ठीक है। क्या कॉन्फ़िगरेशन देखकर हम ग्रुप नंबर भी बता सकते हैं? बिल्कुल बता पाएंगे ग्रुप नंबर भी। कैसे? इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस, आउटरमोस्ट शेल के कोरस्पॉन्डिंग ये जो एस सब शेल मिलती है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस 1d सब शेल। जो पेनल्टीमेट सेल की डी सब शेल है, जस्ट अंदर वाली सेल की जो डी सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, और बाहर वाली सेल की जो एस सब शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को ऐड करने से यार हमें पीरियड नंबर नहीं बल्कि ग्रुप नंबर का पता चल रहा होगा। पीरियड नंबर के लिए तो क्या करना है, एन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और एनएस के इलेक्ट्रॉन और n-1d के इलेक्ट्रॉन, इनको ऐड करने से हमें पीरियड नंबर नहीं बल्कि क्या पता चल रहा होगा, ग्रुप नंबर के बारे में पता चल रहा होगा। ठीक है, तो देखिए फिर इसका एक जीता जागता प्रूफ देखिए। यहां देखिए, इसके और इसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, ग्रुप नंबर का पता चल गया। हाँ, इससे पीरियड नंबर नहीं पता चलेगा, पीरियड नंबर तो एन की मैक्सिमम वैल्यू से पता चलेगा। पीरियड नंबर इसका है 4, एन की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, दिस इज कॉल्ड पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। और यहां देखिए इसकी खोपड़ी में n-1d की खोपड़ी में और ns की खोपड़ी में जो लिखा हुआ है इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। यहां से मैं देखिए क्या मिलता है, 3 मिलता है। इनको ऐड कर दो, यहां से क्या मिलता है, 4 मिलता है। इनको ऐड कर दो, यहां से क्या मिलता है, 5 मिलता है। इनको ऐड कर दो, यहां से क्या मिलता है, 6 मिलता है। हाँ, यही ग्रुप नंबर है। n-1d और ns के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, देखो क्या ग्रुप नंबर मिलता है। अरे वाह, मजा आ गया ये तो।
हाँ ये वाली बात है। n-1d और ns की खोपड़ी में क्या क्या नंबर लिखे हो इनको ऐड कर दो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर का पता चल जाए तो यार हमें पोजीशन भी पता चल जाएगी डी ब्लॉक एलिमेंट की। अब सवाल है ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको बोलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है, टर्म 2 के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज one which has incompletely filled d orbitals in ground state or in any one of its oxidation state or its oxidized form। या तो यार ग्राउंड स्टेट में d सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो या फिर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मतलब कुछ प्लस चार्ज हो। ऐसे केस में या तो इसमें या इसमें इफ d सबशेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, या तो आयनिक फॉर्म में, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, या फिर ग्राउंड स्टेट में जब चार्ज 0 हो, अगर डी सबशेल में 10 से कुछ कम इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो 10 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे केस में दैट एलिमेंट, दैट डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड इनकम्प्लीटली फिल्ड सबशेल है, देन दैट डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसे केस में उसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजिशन नहीं होगा। मैंने तो बोला कि 10 से कम होने चाहिए, फिर ग्राउंड स्टेट में 10 हैं, फिर ये ट्रांजिशन कैसे हो सकता है? आपने बताया कि 10 से कम होने चाहिए, फिर ये ट्रांजिशन कैसे हो सकता है? क्या पता ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में यार 10 से कम हो। जी हां ऐसा ही होगा। ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम हैज D10 कॉन्फ़िगरेशन सच एज पैलेडियम, कोइनेज मेटल्स जिनसे पुराने टाइम पर यार राजा महाराजा अशर्फियां बनाया करते, कॉपर, सिल्वर। देखिए ये हैं कोइनेज मेटल्स, आपको बता दूं दीज आर कोइनेज मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर कोइनेज, कोइंस बनते थे इनके। ठीक है ना, राजा महाराजा अशर्फियां बनाया करते, तो ये हैं कोइनेज मेटल्स। इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे ग्राउंड स्टेट में, चाहे पैलेडियम की देख लो या इनकी देख लो आप, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, बट दे बिहेव एज अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। डिस्पाइट हैविंग D10 कॉन्फ़िगरेशन दे बिहेव एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि यार देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल। जब आप इनको ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में देख रहे होंगे, जैसे पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या देखी, अब ये भी बात की, जल्दी से देख लो। पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या देखी? क्रिप्टोन 4d10 5s0, क्रिप्टोन 4d10 5s0। ठीक है, क्रिप्टोन 4d10 5s0 ये देखिए आपने। अब पैलेडियम 2+ की बात करेंगे, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की बात करेंगे, क्रिप्टोन 4d8। हाँ ये देख लो, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में यार इलेक्ट्रॉन 10 से कम है, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर इस प्रकार से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन यार 10 से कम हो डी सबशेल में, तो ऐसे केस में ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देंगे। ऐसा ही केस कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की कॉन्फ़िगरेशन के केस में हमें देखने को मिल रहा होगा, वहां भी डी सबशेल में 10 से कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। हाँ ग्राउंड स्टेट में अनडाउटेडली यहां पर यार 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मिल रही होगी, तो 10 से कम ही मिलेंगे। देख लो, चाहे सिल्वर +2 की बात कर लो, कॉपर +2 की बात कर लो, या गोल्ड 3+ की बात कर लो, डी में 10 से कम इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे। यानी एक बार देखने से ऐसा फितूर होगा आपको कि इनमें यार 10 इलेक्ट्रॉन हैं फिर भी ट्रांजिशन है, नहीं ऐसा नहीं है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में 10 से कम है। या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर वन ऑफ दी ऑक्सीडेशन स्टेट में यार 10 से कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स
बोल देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ all d block elements are not transition elements are, हाँ बिल्कुल सही बात है, not transition elements। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। हाँ बिल्कुल ये मतलब है, जैसे कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ऑफ ग्रुप 12 have fully filled D10 configuration in their ground state as well as in most common oxidation state, hence they are not regarded as transition elements or transition metals। ये कौन सी बात बता दी, ये क्या बयां कर दिया? बयां ये कर दिया गया है कि अगर आप देखेंगे 3D 4D 5D सीरीज को ध्यान से, 3D 4D 5D सीरीज को ध्यान से, इस पट्टे में इन 3 सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो यहां जो मेंबर्स हैं, ठीक है, कौन से? जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन मेंबर्स की बात की जाए, इनकी डी सबसेल यार 3D10 4s0 फुल फिल्ड है, 4D10 5s2 2 आएगा भैया, यहां पर 4s2 आएगा, 0 नहीं आएगा, 5s2 आएगा यहाँ, ठीक है ना? ठीक कर लो इसको। यहां देखिए 5D10 6s2, हाँ 0 नहीं आएगा, यहां 2 मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, s में 2 मिलेंगे। क्लियर है? जिंक, कैडमियम, मरकरी की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल रही होगी। तो ऐसे केस में काफी सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं, जैसे पैलेडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के केस में था D10 कॉन्फ़िगरेशन, वैसे D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं, वैसे D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यहां इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। वैस में पैलेडियम के केस में तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के केस में जितना मुझे याद है 1-1 इलेक्ट्रॉन था। तो मतलब जैसे ही +1 से हाइयर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की हमने बात की तो डी में यार 10 से इलेक्ट्रॉन कम होने स्टार्ट हो गए थे, जिस वजह से डी इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गई थी। लेकिन यहां देखिए जिंक की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। जिंक तो मैक्सिमम +2 तक जाएगा, कैडमियम भी +2 तक जाएगा, और यार मरकरी भी +2 तक जाएगा। यानी अगर यहां से 2-2 इलेक्ट्रॉन खो भी देते हैं तब भी डी जो है इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगा। डी इज ऑलवेज कंप्लीटली फिल्ड, डी इज ऑलवेज कंप्लीटली फिल्ड in case of zinc cadmium, and mercury। always completely filled का मतलब in ground state as well as in oxidation state और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। इलेक्ट्रॉन खोने के बाद भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, डी तो पूरा भरा हुआ है इन एलिमेंट्स के केस में, यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे। ऑल अदर एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑल अदर एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके अलावा और सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। यानी यहां से यहां तक के जो एलिमेंट्स होंगे ये डी ब्लॉक भी होंगे। हाँ डी ब्लॉक तो सारे ही हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर हुआ, डी ब्लॉक तो सारे ही हैं, लेकिन यहां से यहां तक जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन होंगे। डी ब्लॉक के साथ साथ क्या होंगे? ट्रांजिशन होंगे। और डी ब्लॉक तो सारे ही हैं, यहां से यहां तक अगर बात की जाए तो डी ब्लॉक तो ये भी है, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। तो यार सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स देख लो, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन सभी ट्रांजिशन एलिमेंट जो यहां है ये सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक तो सारे ही हैं, तो ये बोल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा
हम ये बोल देंगे ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ ये करेक्ट है, आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देख लो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 11 तक के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 12 वाले एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो ग्रुप 11 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 11 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक तो है ही। डी ब्लॉक तो यार इनफैक्ट ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन ट्रांजिशन केवल और केवल ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 11 तक के एलिमेंट्स को बोला जाएगा। तो इसलिए सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हुए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हुए। अब हम बात कर रहे होंगे यार ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है ना। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ट्रेंड्स की हम बात कर रहे होंगे। देखिए लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, पहले हम लेफ्ट टू राइट बात कर रहे होंगे, फिर हम डाउन द ग्रुप बात कर रहे होंगे। तो चलिए लेफ्ट टू राइट की बात कर लें। लेफ्ट टू राइट यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक क्या मिलता है, जो एटॉमिक रेडियाई है ये डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। अच्छा इसके बाद यार यहां से यहां तक देखिए, स्कैंडियम से क्रोमियम तक आपने क्या देखा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। फिर हमने देखा क्रोमियम से कॉपर तक, क्रोमियम से कॉपर तक एटॉमिक रेडियाई जो है ये ऑलमोस्ट सेम मिलता है। जो एटॉमिक रेडियाई है यहां देखिए क्रोमियम से कॉपर तक ये ऑलमोस्ट सेम मिलता है। आर इज ऑलमोस्ट सेम, ये क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। डेटा देख लो आप। और फिर हमने क्या पाया, फिर हमने पाया यहां से यहां तक कॉपर से जिंक, कॉपर से जिंक एटॉमिक रेडियाई जो है ये इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज हुआ है। अब क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ है तो रिपल्शन भी बढ़ रही होंगी और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। न्यूक्लियस में 1 यूनिट से प्रोटॉन बढ़ गया होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, रिपल्शन भी इंक्रीज होगी, अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी। अब ये आपको कैसे पता कि रिपल्शन ज्यादा इंक्रीज हुई है या अट्रैक्शन ज्यादा इंक्रीज हुई है, ये तुम्हें प्रैक्टिकल डेटा से ही पता चल रहा होगा। देखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर, ध्यान से सुनना, क्रोमियम से कॉपर तक जो एटॉमिक रेडियाई है ये ऑलमोस्ट सेम क्यों मिल रहा है। फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर एटॉमिक रेडियाई रिमेन ऑलमोस्ट सेम because increase in repulsion counterbalances the increased nuclear charge। यहां से यहां एटॉमिक रेडियाई इसलिए ऑलमोस्ट सेम मिलता है क्योंकि रिपल्शन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज जो है ये काउंटर बैलेंस हो रहा है। मतलब रिपल्शन जो है यार ये जेड इफेक्टिव के साथ, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के साथ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ ये काउंटर बैलेंस हो रही है। इलेक्ट्रॉन के एडिशन से रिपल्शन हुई, ठीक है ना, साइज बढ़ना चाहेगा, लेकिन साथ में यार न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बढ़ गया, 1 यूनिट से इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हुआ, प्रोटॉन भी इंक्रीज हुआ। तो जो प्रोटॉन का इंक्रीमेंट है ये यार इस रिपल्शन को काउंटर बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हमें एटॉमिक रेडियाई क्या मिलता है, सेम मिलता है। As a result of this, size of atom does not change from chromium to copper। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। दूसरा पॉइंट लिखिए, for zinc this repulsion dominates the increased nuclear charge। जो रिपल्शन है ये डोमिनेट होगी, तभी तो यार रेडियाई इंक्रीज हुआ। यहां से यहां जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, रिपल्शन इंक्रीज हुई, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। जो रिपल्शन है ये रिपल्शन डोमिनेट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही सुना है, इसलिए तो यार साइज इंक्रीज हुआ है। ये जो रिपल्शन है, रिपल्शन डोमिनेट्स ओवर इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, जिस वजह से
रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से देखिए जिंक का जो साइज मिलता है ये बड़ा मिलता है। लेकिन 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 वही बात की जाए स्कैंडियम टू क्रोमियम बात की जाए या वेनेडियम तक बात की जाए, ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स ओवर रिपल्शन। जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है ये रिपल्शन पर डोमिनेट कर रहा होगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना है। प्रोटॉन भी एक यूनिट से इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन भी एक यूनिट से इंक्रीज हुआ। अभी आप देखकर नहीं बता पाओगे कि किसका इफेक्ट ज्यादा होगा। प्रैक्टिकल डेटा ये बता रहा है कि एटॉमिक रेडियस यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ। इसका क्या मतलब है? इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज रिपल्शन पर हावी हो गया। अगर इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज रिपल्शन पर हावी हो गया तो साइज डिक्रीज कर रहा होगा। जेड इफेक्टिव के साथ जो साइज है और जो रेडियाई है ये इनवर्सली रिलेटेड मिलता है। ज्यादा अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अगर ये डोमिनेट कर रहा है तो ऐसे केस में यार रेडियस जो है ये डिक्रीज कर रहा होगा। और जो साइज और रेडियस है ये रिपल्शन के साथ यार डायरेक्टली रिलेटेड मिलता है। ज्यादा रिपल्शन है तो साइज बड़ा होगा। साइज और रेडियाई जो है ये रिपल्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलता है। ठीक है ना, ये दोनों ही बातें आप नोट कर लो और इस ट्रेंड को अंडरस्टैंड कर लो। यहां से यहां तक साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फिर रेडियाई ऑलमोस्ट सेम मिल रहा होगा। जिंक के केस में यार कॉपर से डिक्रीज्ड मिलता है, ज्यादा मिलता है। अब देखिए इस प्रकार का चलचित्र आपको यार आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें बात करनी है, इस ग्राफ की बात करनी है। तो इस ग्राफ को मारो गोली, इसका मतलब क्या निकलता है वो सुन लो बस। मतलब आपने समझ लिया तो ऐसा कोई ग्राफ आएगा तो आप बता देंगे कौन सा ग्राफ करेक्ट है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? एज वी मूव टॉप टू बॉटम in case of d block elements, d block elements के केस में नीचे जाएंगे। then number of cells increases, हाँ number of cell increase कर रही होंगी, number of cell increases। atomic radii also increases on moving from 3D to 4D, on moving from 3D to 4D। हाँ 3D से 4D मूव कर रहे होंगे तो यार साइज इंक्रीज कर रहा होगा। बट on moving from 4D to 5D सीरीज, ध्यान से सुनना, 4D to 5D सीरीज, on moving from 4D to 5D सीरीज, atomic radii either remain almost same, or in some cases they may decrease also, this is due to involvement of 4f सबसेल। जी हां, जब हम 5D सीरीज की बात कर रहे होंगे तो वहां पर यार 4f सबसेल की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4f सबसेल whose स्क्रीन करने की टेंडेंसी या सील्ड करने की टेंडेंसी, whose स्क्रीनिंग और सील्डिंग इज पुअर। स्क्रीनिंग सील्डिंग पुअर होगी। 4f में जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यार ज्यादा रिपेल नहीं कर पाएंगे। स्क्रीनिंग सील्डिंग पुअर होगी तो यार ऐसे केस में
न्यूक्लियर चार्ज जो है इस प्रकार से इंक्रीज हुआ होगा कि इसका जो इफेक्ट है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा लग रहा होगा, जिसकी वजह से जितना साइज एक्सपेक्टेड था कि यार साइज बड़ा मिलेगा, साइज बल्कि ऑलमोस्ट सेम मिलता है, कुछ केसेस में डिक्रीज्ड मिलता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू से साइज क्या मिलता, कम मिलता है। दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस डिक्रीमेंट इन साइज, हाँ जितना एक्सपेक्टेड था उससे कुछ डिक्रीज्ड मिलता है। दिस डिक्रीमेंट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ध्यान से सुनिए। 3D सीरीज क्या है? साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकुंज से। 4D सीरीज क्या है? यारी जरा निभाएंगे मौत तक रुकावट, राह पड़ी तो आग में कूद जाएंगे, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। ध्यान से सुनना, यहां 14 एलिमेंट्स मिसिंग है और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एफ सबसेल की इन्वॉल्वमेंट जो है इन एलिमेंट्स के केस में मिलती है। एफ सबसेल की इन्वॉल्वमेंट यार इन एलिमेंट्स के केस में मिलती है, यानी ये जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है इन एलिमेंट्स के केस में हमें मिलती है। नो सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ग्रुप 3। हाँ, ग्रुप 3 के केस में यार ऐसी कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलती है। नो सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नो सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन is observed in case of group 3 element that is LA के केस में ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलती है। यानी डाउन द ग्रुप मूव करने पर यहां देखना नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती है, यहां से यहां इंक्रीज करती है, यहां से यहां इंक्रीज करती है। तो यहां इस केस में ग्रुप 3 के केस में साइज जो है, आर जो है, रेडियस जो है इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं तो रेडियस भी इंक्रीज करता है। या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं नीचे मूव करने पर तो रेडियस भी इंक्रीज करता है। इसका ऑर्डर यार ये बताया गया, देखिए ग्रुप 3 के केस में ऑर्डर ये मिलेगा। ग्रुप 3 के केस में रेडियाई का साइज का ऑर्डर ये मिल रहा होगा, कोई डाउट इसमें, क्योंकि यहां तो 4F इन्वॉल्व है ही नहीं। आगे देखिए, आगे क्या होगा, ZR और HF के साइज की बात करें, यहां से यहां साइज और रेडियस इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन 4F की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जब 4F में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यार इनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में इंक्रीज हुए होंगे। हाँ, जैसे जैसे 4F में इलेक्ट्रॉन आए होंगे न्यूक्लियस में यार प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज किया होगा। 4F में जो इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे इनकी जो रिपल्शन लग रही होगी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर, यार रिपल्शन जो लगा रहे होंगे ये कम रिपल्शन लग रही होगी। इनका पुअर स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट होता है, मतलब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन यार न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट हो रहा होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है। अगर 4F में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है, 4F के इलेक्ट्रॉन यार ज्यादा अच्छे से शिल्ड नहीं कर पाएंगे, रिपेल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से साइज यार ऑलमोस्ट क्या मिलता है, ZR HF का ऑलमोस्ट सेम मिलता है। TCRE का साइज जो है ऑलमोस्ट सेम मिलता है। इस प्रकार से 4D 5D सीरीज के इन मेंबर्स के साइज को कंपेयर किया जाए ग्रुप वाइज तो क्या मिलते हैं, ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं। NBTA के साइज को कंपेयर किया जाए, NBTA के साइज को कंपेयर किया जाए, ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं। RUOS के साइज को कंपेयर किया जाए, ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं। ठीक है, यहां देखिए F इन्वॉल्व है नहीं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने पर साइज इंक्रीज हो गया होगा। बाकी पर्टिकुलर ग्रुप में 4D 5D सीरीज के मेंबर्स के साइज क्या मिल रहे होंगे, ऑलमोस्ट सेम मिल रहे होंगे। साइज का इस प्रकार से एक्सपेक्टेड
साइज से जो डिक्रीमेंट मिलता है, दैट डिक्रीमेंट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये 4F के पुअर स्क्रीनिंग और सील्डिंग की वजह से हुआ है। आप देख सकते हो ग्राफ को, इस ग्राफ में साफ तौर पर दिखाया गया है कि ये रेडियाई देखना यार कितने क्लोज हैं। 5D सीरीज के मेंबर्स के जो रेडियाई हैं यार, ये कितने क्लोज हैं 4D सीरीज के मेंबर्स के रेडियाई के। रेडियाई की वैल्यूज दी है, ग्राफिकली इंडिकेट किया है। उम्मीद है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों ने यार ग्राफ में भी देख ली होगी, ये कितने क्लोज हैं। दिस इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4F सबशेल, ठीक है ना यार। तो क्या बोल दोगे, दिस इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4F सबशेल। और ये क्या है, ये है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी के साथ यार आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ है। खूब सारी बातचीत हमारी हो गई है और हमने डी ब्लॉक एलिमेंट से जान पहचान बना ली है। ढेर सारी प्रॉपर्टीज के साथ अगले सेशन में खूबसूरत अंदाज में आगाज कर रहे होंगे और यार जोरदार अंदाज में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलें फिर आज के लिए यार अनुमति दीजिए, आज के शानदार सेशन को यहीं पर ही खत्म करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। जैसे ही वीडियो आपको मिल रही होगी, आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स मिल रहे होंगे। रसायन लीला अपना प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन नहीं किया है रसायन लीला, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा केमिस्ट्री ऑफिशियल, इसको भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको यार और भी आपको काफी सारे लिंक्स दिए होंगे, जैसे इंस्टाग्राम के साथ आप मतलब जुड़ना चाहते हैं मुझसे, और फेसबुक के जरिए आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो तमाम लिंक आप लोगों को यार डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, तो वहां से भी आप मुझसे बातचीत कर पाएंगे। जल्दी आपको फोन नंबर भी मिल जाएगा, बट फिलहाल हम यार चैटिंग से अपना काम चलाएंगे, ठीक है, मैसेंजर से अपना काम चला रहे होंगे। तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल रहा होगा। चलिए आप लोग यार खूबसूरत अंदाज में पढ़ाई करेंगे और धमाकेदार तरीके से रिवीजन भी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं विदाई लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।